है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा सभी को कि जितने डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं, जितने संशय, जितने भी कंफ्यूजन आपके मन में है, सारे आप पूछिएगा, बिल्कुल बिंदास होकर पूछिएगा, ठीक है। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आए आपके माइंड में, अच्छा है कि आप उनके सॉल्यूशन लेके जाए। अगर आप यहाँ पर अवेलेबल है, आपके सामने एक ऐसे पर्सन है जो आपके हर क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं, जहां तक मेरे हर डाउट का मुझे आंसर मिला है मैम से, तो आई एम श्योर कि आपको तो फिर मिलना ही है, ठीक है। क्योंकि मेरे ज्यादा डाउट होते हैं आपसे, ठीक है। तो आपको तो डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सर्वप्रथम हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, 1 मिनट के लिए सभी आंखें बंद करके। हे सकल जगत के उत्पत्ति करता, समग्र ऐश्वर्य युक्त, शुद्ध स्वरूप, सब सुखों के दाता परमेश्वर, आप कृपा करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसन और दुखों को दूर कर दीजिए। संसार में जो भी कल्याणकारक पदार्थ हैं वे सब हमको प्राप्त कीजिए। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम तत्सत्। सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। प्यारे प्यारे बच्चे सामने बैठे हैं मेरे, मुझे भी बहुत आनंद आप सब से मिलने का और बहुत खुशी मिल रही है। आज का ये जो बीरबल सर ने आपके लिए विशेष प्रयास करके मुझे आग्रह किया कि मैम आप बच्चों को थोड़ा सा आए तो उनको प्रेरणा मिलेगी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज का ये प्रोग्राम रखा गया है। तो सभी को आज के इस प्रोग्राम की मेरे विचार से अपने जीवन में एक बहुत अच्छी यादगार बनेगी, इसी आशा के साथ हम चर्चा शुरू करेंगे। जो आपका क्यूरिकुलम है और स्टडी मटेरियल है, उसके लिए तो आप दिन प्रतिदिन अपनी तरफ से पूरी मेहनत से लगे हुए हैं, उसमें शायद कहीं कोई कमी नहीं है, क्योंकि आपके बीरबल सर आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। इनकी टीम जो है वो सारी उन्हीं के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो लेकिन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में वातावरण प्रदूषण केवल जो हवा में प्रदूषण है उसी से नहीं है, हमारे मानसिक वातावरण को भी प्रदूषित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहते हैं, तनाव में रहते हैं। हमारा मुख्य बिंदु यही है कि आपका समय ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी स्टडी कर रहे हैं, प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, उसमें दे सकें। और इन चीज़ों का हमारे समय को बर्बाद करने में जो बहुत बड़ी भूमिका होती है, उससे हम कैसे बचें। तो इसके लिए हम कुछ अपने अनुभव से आपको अनुभव ही साझा करेंगे, कोई भाषण नहीं है ये। तो अनुभव के आधार पर ही जिस व्यक्ति की जो प्रॉब्लम होती है, वैसे तो प्रकृति ने प्रत्येक इंसान को एक अपने आप में अलग बनाया है, तो एक की दूसरे से कभी एक तो तुलना नहीं हो सकती, तो कभी किसी से कंपैरिजन नहीं करो। और ये भी उतना ही कटु सत्य है कि प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति में कुछ ऐसा दिया है जिसके बदौलत वो अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकता है। तो अपने अंदर का वो गुण पहचानने की आवश्यकता होती है कि हमारे में कोई विशेष क्वालिटी क्या है। हम केवल बाहर दुनिया में न झांके, अपने अंदर झांके कि मेरे अंदर क्या है। तो अपने जो पॉजिटिव प्लस जितने भी गुण हैं, उनसे हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। और जब हम
सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ने शुरू करते हैं तो कहते हैं कायनात पूरी आपके लिए हेल्प करने के लिए नीचे उतर जाती है। लेकिन हम एक दृढ़ संकल्प करके अपने उस कार्य की दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाएं तो हमें आगे से आगे वैसा ही रास्ता मिलता जाता है। प्रकृति बिल्कुल उतनी ही विपरीत है, यदि हम नेगेटिव दिशा में जाते हैं तो कायनात पूरी उधर भी लग जाती है। तो अपराध और मुलजिमों को देख करके आपको समझ आ जाएगा जो ये इस तरफ है, तो हम जिस तरफ भी चलना चाहते हैं वो उसी तरफ हमारी हेल्प करती है। प्रकृति का रोल यही है। हम केवल मात्र दोष देते हैं, भगवान ने हमारे साथ ये क्यों कर दिया, इस ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया। वो जब कुछ परिणाम आता है उससे पहले हम कुछ ना कुछ कार्य कर चुके होते हैं, हम कर चुके होते हैं, या हमारे जो भी डिसीजन लेने वाले होते हैं उन्होंने कर दिया होता है। तो उनके जो प्रभाव होते हैं, तो जो कोई भी बीज बोया गया था वो जब पौधा पेड़ बड़े रूप में जब आएगा तो उसका जैसा भी प्रभाव है, यदि वो अच्छा है तो अच्छा मिलेगा, बुरा है तो बुरा मिलेगा। तो इसलिए हम जब कोई भी कार्य करें, कार्य करने से पहले हमारे मन में कोई ना कोई विचार आता है, और जब हम उसको पूरा करने के लिए कुछ उस दिशा में करते हैं तो उसको कार्य कहेंगे। तो उसको परिणत करने से पूर्व हम ये सोचें, एक बार के लिए रुकें कि भाई मैं जो कार्य करने जा रहा हूं उसका भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। क्योंकि जो आज करोगे वही आपको भविष्य में मिलने वाला है। तो इसलिए अपनी प्रत्येक दिन की दिनचर्या अपनी सोच से लेकर, अच्छा सोच कैसे बनती है, हमारे मन से विचार निकलते हैं। मन कैसे बनता है, अन्न से। अब ये बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है कि हम भोजन क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उससे आपकी बॉडी संचालित होती है, उसी से आपका थॉट प्रोसेस विचार निकलते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ पर आपने सबने सुनी होगी ये, जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये एक मूल मंत्र दिया, जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। ये केवल कोटेशन नहीं है, ये उन्होंने अपने अनुभवों से जो एक फार्मूला बनाया कि भी इसी पर सब कुछ बेस्ड है, तो सबसे पहले इस पे फोकस किया जाए। तो हम कहीं से भी कुछ भी खरीद के, हमारा पेट कोई डस्टबिन तो है नहीं, कुछ भी लिया और खा लिया और डाल दिया। जो भी डालोगे उसका अंदर जाके आप चाहो या ना चाहो जो डाल दिया है उसकी क्या क्रियाएं अंदर होंगी, क्या रिएक्शंस होंगे, क्या रासायनिक केमिस्ट्री में आप काफी कुछ पढ़ते हो कि किसी तत्व के किसी तत्व से मिलने के बाद उसका क्या होता है। जैसे H2O है, दोनों गैस हैं, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन का एक मिलके पानी बना देता है, तरल में चेंज हो गई गैस। उसी तरीके से हम जैसे किसी शादी में गए और वहां पर नाना प्रकार के भोजन बनाए गए हैं, और आप सोचते हो ये भी टेस्ट कर लो, ये भी टेस्ट कर लो, ये भी कर लो, सब कुछ। अब वो अंदर जाके मिल करके आपस में क्या रिएक्शन करते हैं। इसीलिए बहुत बार आपने अपने बुजुर्गों का या घर आकर जब किसी भी शादी विवाह में भोजन करके आते हैं तो सुना होगा कि या तो इनो दे दो या कुछ लिम्का या कुछ कोल्ड ड्रिंक ला दो, बहुत जी घबरा रहा है और मतलब तबीयत बिगड़ रही है। हम इतना अच्छा खा के आते हैं, इतना अच्छा वो बनाते हैं, फिर हमारी तबीयत क्यों बिगड़ती है। तो मैं आपके लिए बहुत सारे आज प्रश्न छोड़ के जाऊंगी जिन पर आपको मनन करना होगा। हम सोचें कि क्यों होती हैं ऐसी चीजें। शादी में क्योंकि बहुत सारे लोग आने वाले होते हैं, बनाने वाले को ये नहीं पता होता कि किस व्यक्ति को कौन सा भोजन पसंद आएगा, तो वो सभी को देखकर उनके हिसाब से वैरायटी बनाई जाती है। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये चाहिए उसको अपनी शरीर की नेचर के अकॉर्डिंग क्या सूट करता है, प्लस बस कितना उसको चाहिए उतना ही उसमें से उठाए, ना कि सभी चीजों का टेस्ट करे। ये नेचुरोपैथी का जो अभी आपको बताया, तो मैंने अभी 2021 में ही नेचुरोपैथी का NDDY से डिप्लोमा किया था। तो नेचुरोपैथी में नेचर प्रकृति हमें क्या बताती है,
क्योंकि हम प्रकृति का ही भाग है और उसी के 5 तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है। तो पहली बात तो हम कभी भी अपने आप को प्रकृति से अलग ना माने। जितना अलग मानोगे, जितना उसके विपरीत चलोगे, उतनी आपकी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। आप प्रकृति के साथ कैसे चलें? जैसे सूर्य उदय हो रहा है तो आपको उससे पूर्व उठ जाना चाहिए, ठीक है। सूर्य अस्त हो जा रहा है, आपको रेस्ट मोड में आ जाना चाहिए। जैसे जैसे हमारी दिनचर्या सूर्य उदय के होने के 2 घंटे के अंदर अंदर आपको भोजन कर लेना चाहिए, ताकि आपका भोजन पचेगा भी, उसका रस भी बनेगा, उससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, क्योंकि अन्न का विषय शुरू हो गया है तो बहुत सारी चीजें मैं इसी सब्जेक्ट के साथ कवर करूंगी, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी कि हमें क्या खाना चाहिए। और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि आप अपने दिन की दिनचर्या जब शुरू कर रहे हो, क्योंकि हमारा पूरा दिन वेस्ट ना चला जाए, आज के दिन का हम सही मायने में उपयोग अच्छे से अच्छे तरीके से कम समय में अधिक से अधिक कैसे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे उसका सदुपयोग कर सकते हैं, ये हमारे उस दिन के ब्रेकफास्ट से शुरू होगा। तो कभी भी किसी ने कुछ भी डाल दिया आपको नहीं खाना। और मेरी सलाह यह है कि आप स्वयं अपना इन चीजों के लिए फोकस हो, मुझे क्या खाना है और मुझे क्या नहीं खाना है। अपनी चीजें बता दो घर वालों को भी, मैं आज ये लूंगा। यदि वो आपको बना के दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो खुद बना लो, क्योंकि मैं किसी के भरोसे अपना आज का दिन खराब नहीं कर सकता। तो ये है पहला मूल मंत्र, ठीक है। अब हम जो खाएंगे उसके लिए कोशिश करें, हमारे 7-8 बजे तक आपको थोड़ा कुछ ले लेना चाहिए, खाली पेट ज्यादा नहीं रहना चाहिए। अब उसमें आप फल और जूस जो पसंद हो आपको, उनको प्रायोरिटी पर रखें। थोड़ा कुछ हल्का फुल्का, जैसे एक चपाती ले ली, एक परांठा ले लिया, आपको पसंद है। एक बात और, आपको जो भी स्वीट डिश पसंद हो, हलवा, खीर, मीठे चावल, पूड़ी, जो भी पसंद हो, तो हैवी जो होता है भोजन, वो हमेशा ब्रेकफास्ट में ले वो उगते हुए सूरज की अग्नि के साथ वो भोजन पचने में हमेशा सहायक होता है और वो आपके लिए एनर्जी बनता है। लेकिन आप यदि बाद में खाते हो दिन में, तो वो उतना डाइजेस्ट नहीं होता। तो अपने ऐसे नहीं है कि पसंद की चीजें खाएं ही नहीं, खाएं, लेकिन उनको ब्रेकफास्ट में रखें। हमेशा एक मन पसंद खाना खाने से आपका दिन की शुरुआत अच्छी हो गई। भोजन के अकॉर्डिंग हमारी उतना ही हम संतुष्ट होते हैं। तो इसलिए जो भी पसंद की चीजें हैं वो सुबह के ब्रेकफास्ट में। फिर उसके बाद में ये ध्यान रखना है, हमें पानी नहीं पीना। पानी कभी भी, पानी का भी चलो खाने से 40 मिनट पहले और 1.5 घंटा बाद तक यदि आप पानी नहीं पीते हो, तो आपका भोजन पचने का जो प्रोसेस है वो बहुत अच्छे से चलता है। जिस समय भोजन को पचाने के लिए हमारा सिस्टम उसमें लगा होता है और हम पानी पी लेते हैं, तो वो ऐसे होता है जैसे हम घरों में देखा होगा, चूल्हे वगैरह में पानी जैसे डालते हैं तो कैसे अग्नि एकदम से धुआं बन करके होती है। तो उसी तरीके से भोजन अग्नाशय में जो है वो उसी तरह से पड़ा रहता है, सड़ांध मार के फिर एसिडिटी बनाता है, ये जी घबराता है, ये चलना, ये सारी चीजें होती हैं। तो इसलिए पानी का विशेष नियम। अच्छा, लेकिन उसके विकल्प हैं कि आपको कुछ लिक्विड लेना है तो सुबह में आप जूस ले लो, कोई भी ऊपर से फ्रूट खा लो, जैसे मुंह जल रहा है तो एक संतरा ले लो, मौसमी ले लो, ये सबसे बेस्ट है। इसमें फाइबर बहुत मात्रा में होता है। एक तो ये भोजन पचाने में हमारी हेल्प करते हैं, और 2 मौसमी या 2 संतरे खा लो आप सुबह का ब्रेकफास्ट के बाद, तो आपको कभी नहीं लगेगा कि भोजन खाने के बाद आलस आ रहा है। कभी आलस नहीं आएगा, वो उसको अपने आप डाइजेस्ट करने में सिस्टम के सहयोगी हो जाता है, फिर आपको आलस नहीं चलने देता। अदरवाइज हमारा ब्लड सर्कुलेशन सारा उसको पचाने में लग जाता है, तो सब जगह बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उन जगह हम आलस महसूस करते हैं, लिथार्जी बनाता है। तो इसलिए हम थोड़ा थोड़ा इन चीजों का ध्यान रखें। तो हमारे बहुत सारे प्रश्न जो हैं कि हम
समय का सदुपयोग कैसे करें, कैसे कम से कम समय में हम ज्यादा एनर्जेटिक होकर, ऊर्जावान होकर के कैसे अपने कार्य को शुरू करें। जितने उत्साह के साथ आप दिन को शुरू करेंगे, अपनी हमेशा एक लिस्ट बनाएं कि आज प्रायोरिटी पर मुझे क्या क्या काम करने हैं, उसी हिसाब से उनकी समय सारणी बनाएं। इस समय में मुझे ये करना है, इस समय में कहाँ चूक हो रही है। फिर सेल्फ इवेल्युएशन करें रात को सोने से पहले कि मैंने क्या कहाँ कहाँ मेरे समय का उपयोग करने में कहीं क्या गलती हुई, और कितने समय में मैं कितना काम कर पाया, और कहाँ मेरे से चूक हुई, कहाँ छूटा, इतने कम समय में मेरे से नहीं हो रहा है तो मुझे इसके लिए टाइम बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कोई सब्जेक्ट हार्ड है, आपको लगता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा, उसको हमेशा सुबह उठते ही ले लो। जब आप सो करके उठे हो, फुल चार्ज होते हो उस समय, तो जो चीजें आपको लगता है वो बिल्कुल सुबह फ्रेश माइंड, जब कोई विचार नहीं हो, बिल्कुल फ्री हो, उस समय आप उस सब्जेक्ट को पढ़ें। पहले उसको पढ़ें, दूसरी बार थोड़ा और कंसंट्रेट होके पढ़ें, फिर उसमें क्या समझ नहीं आ रहा है उसको टिक मार्क करें, और 4-5 जो भी ग्रुप में से आपके अच्छे फ्रेंड्स हो, आपस में डिस्कशन किया करें। जब किसी चीज का हम डिस्कस कर लेते हैं, जरूरी नहीं है सभी को उसी बिंदु पर आ रही हो, एक को किसी और बिंदु पर हो सकती है, दूसरे को किसी और पे हो सकती है, तीसरे को किसी और पे हो सकती है, लेकिन जब साथ बैठेंगे तो सभी के प्रश्नों का हल हो जाएगा। और फिर यदि नहीं हो रहा है तो फिर अपने गुरुजनों का सहयोग लें कि भाई हमें ये तैयारी की थी लेकिन इस चीज की हमें समझ नहीं आई। और ये कोशिश करें कि जिस दिन आपको जो भी लेक्चर हो यहाँ पर, उसको एक बार पहले घर से पढ़ के आए। जब कुछ देखा होता है तो अब आप यहाँ आपको समझ में आएगा भी हाँ ऐसा कुछ था, तब आप समझ पाओगे। यदि आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन कोरे कागज की तरह यहाँ आकर के बैठ गए तो आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं, सुनना तो अच्छा तो था लेकिन अंदर कुछ नहीं गया, है ना। तो इसलिए हम यदि केवल 10 मिनट, आपको लर्न तो करना ही नहीं, पढ़ाया तो यहाँ जाएगा ही, तो जो भी टॉपिक हो आप कोशिश ये करो, आप भी उत्साह दिखाओ कि भी कल हमें क्या पढ़ाया जाएगा, वो टॉपिक हमें पहले से बता दिया जाए तो हम रीड करके आए। तो एक बार जरूर पहले उसको घर से पढ़ के आए, फिर उसको यहाँ पर सुने, फिर घर जा कर के अच्छे से पढ़ें उसको। ये क्या है कि हम यदि जैसे कुछ पढ़ाया, 4 दिन के लिए उसको छोड़ दिया और जाकर नहीं देखा, तो फिर बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। क्योंकि हमारा एक जो मेमोरी होती है उसकी एक कैपेसिटी होती है कि जो कुछ भी सुना, जैसे कंप्यूटर में फाइल है, फोल्डर है, सब सिस्टम है, उसी तरह इस कंप्यूटर में भी ईश्वर ने बहुत कुछ सेट करके भेजा है। तो उसकी भी हर व्यक्ति की अलग अलग कैपेसिटी है कि उसने कितना वर्क किया, कितना उसको, इसको जितना यूज करोगे ये उतनी बढ़ेगी। अब किसने कितना काम लिए वो सभी के लिए एक रूट लागू नहीं हो सकता, तो किसी को बहुत कम समय में लर्न हो जाता है। अच्छा, उस पर भी है हम फोकस कितना है उस पॉइंट पर। यदि हमारा ध्यान इधर उधर चल रहा है, ये जैसे सपोज करो घर में से आकर के आप बड़े मूड से पढ़ने बैठे, आकर के माँ ने कह दिया, जैसे बेटे को कह दिया तू बाजार से सब्जी लेके आ, बेटी को कह दिया तू खाना बना ले। अब आपका पूरा मूड स्पॉइल हो गया कि भी मैं क्या करना चाह रहा था और क्या बीच में ला करके डाल दिया। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह से हम भी एडजस्टमेंट करें कि भी घर के क्या क्या काम होते हैं, हमें क्या क्या काम दिया जाता है। तो जैसे सब्जी का है, तो आप शाम को जब फ्री हो या दिन में कभी भी चक्कर निकले, पहले ही कह दो भाई मुझे लिस्ट दे दो बाजार से क्या क्या मंगाना है, मुझे पढ़ते हुए को कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो आपकी व्यवस्था होगी, घर वालों की भी हो गई। खाने का, जिस समय आपका पढ़ने का मूड नहीं हो, 24 घंटे कोई नहीं पढ़ सकता। शारीरिक व्यायाम के रूप में शारीरिक काम को ले लो, साथ में घर का काम भी हो जाएगा और साथ में आप मानसिक काम से थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओगे। और करते करते आपने जो पढ़ा था कुछ मनन करते रहो, तो वो जो टाइम मिलता है लर्निंग प्रोसेस का, वो बहुत बेस्ट होता है। जिस समय हमें कुछ काम कर रहे होते हैं उसके साथ क्या पढ़ा था उस पर ध्यान करते रहें, तो शारीरिक प्लस मानसिक दोनों काम साथ करने से
आपकी बॉडी में कभी आलस नहीं आता, आपकी बॉडी इधर एक्टिव भी रहेगी, उतना ही ज्यादा आप लर्न कर पाओगे। और एक और, यदि फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है कि बहुत ही टफ सब्जेक्ट है, मुझे नहीं आ रहा, तो कोशिश करो उसको सीधा खड़े होकर के, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, फिर आप उस चीज को पढ़ लो 3 बार, 1-2 बार हाथ से लिख लो। नहीं समझ आ रही है, ये मत सोचो समझ आएगा याद करूंगा तो लिखूंगा, नहीं समझ आ रहा है, लिखना चालू कर दो। ये कुछ फार्मूले होते हैं जहां पर आप नहीं कुछ कर पा रहे हो, तो उनको डील करने का। तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने आप को कभी भी कम ना आंके। हम उन ऋषि मुनियों और महान पुरुषों के संतान हैं जो भारत में कहां से कहां तक पूरे विश्व को उन्होंने विख्यात कराया। तो हमारे में भी उन्हीं के बीज हैं। हमारे फोर फादर कहीं ना कहीं दूर तक जाओगे तो उन्हीं से कहीं ना कहीं निकल करके आए हैं, तो हमारे अंदर भी उनके बीज हैं। लेकिन उन बीजों को अंकुरित करने में जो इन्वायरमेंट चाहिए वो हमें देना पड़ेगा, अदरवाइज वो सुषुप्त अवस्था में बंजर भूमि में जैसे कोई बीज डाल दिए वो वैसे पड़े हुए हैं। समझ रहे हो? तो हमारी उस जो योग्यता है उसे हम पहचाने। कोई किसी भी तरीके से कम नहीं आंका जा सकता। प्रकृति ने प्रत्येक अपने निर्माण में अपना बहुत बेस्ट दिया है। किसी में कुछ विशेष डाला है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। अब जैसे आपके जितने सब्जेक्ट हैं, अब एक को मैथ्स बहुत अच्छे से पसंद आएगा, दूसरे को इकोनॉमिक्स अच्छी लगेगी, तीसरे को कहानियां सुनने का शौक है तो हिस्ट्री अच्छी लगेगी, किसी को राजनीतिक ज्ञान में इंटरेस्ट आएगा। ये हमारे कुछ प्रारब्ध भी होते हैं जो पिछले जन्मों से हमारे संस्कार और हमारी स्तर पे कुछ ना कुछ चीजें रहती हैं, तो उन चीजों को हम बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं, प्रभाव उनका भी होता है। तो इसलिए जिस बच्चे को जो समझ आ रहा है, ग्रुप ऐसा बनाओ उसको वो अच्छा पसंद आ रहा है तो हम ये उससे डिस्कस करेंगे, ये हम उससे डिस्कस करेंगे। जिसके घर का माहौल शांत हो उसके घर पे जा करके बैठा जा सकता है ग्रुप के द्वारा, लेकिन कोई फालतू की बात नहीं करेगा कि उसका भी टाइम स्पॉइल हो। इस बात का हमें सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम यदि किसी के पास कुछ करने के लिए जा रहे हैं तो उससे भी कुछ सीखें और कुछ उसको देके भी आए। दोनों का फायदा होना चाहिए। समय का सदुपयोग तभी है कि हम दोनों के लिए वो फायदेमंद हो। अदरवाइज 3 दिन में वो सोचेगा मेरा तो समय खराब कर रहा है वो, तो वो आपका ग्रुप नहीं चलेगा फिर। तो हमारी सोच हमेशा यही होनी चाहिए, हम कुछ किसी से ले रहे हैं तो हम दें भी उसे। और देने से कभी ये मत सोचो कि केवल यही कंपटीटर है मेरा, मैं इसको बताऊंगा तो मेरे नंबर कम आ जाएंगे। बहुत बच्चे बैठे हैं जिन्होंने एग्जाम फाइट करना है। हम जितना देते हैं और जितना आप किसी को पढ़ाओगे, मैं आगे उस स्टेप पर भी आ रही हूँ कि किस तरह से पढ़ना चाहिए। जितना पढ़ाओगे उतना आप ज्यादा लर्न करोगे और वो पढ़ाई हुई चीज आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलेगी। इस बात को हमेशा याद रखो कि अपने बीच कंपटीशन मत पैदा करना। कंपटीशन हमेशा दूसरों से आपका, जिनकी प्रतियोगिता परीक्षा में लिखे हैं, जो यहाँ साथ बैठे हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें। और सारे सपोज करो एक साथ यदि सिलेक्ट हो तो कितना अच्छा लगेगा सबको। जिस भी कंपटीशन में आप जाना चाहते हो तो एक कितना अच्छा भी, सारे दोस्त थे, हम सारे दोस्त निकले, कितनी खुशी होगी सोच के देखो। तो हम एकता में बल है, उस बात को भी चरितार्थ कर पाएंगे कि हम सारे साथ थे। जिस किसी की भी जितनी भी लड़कियां ये समझो हमारी बहनें हैं, हमें आपस में मिलजुल करके यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट लेना है। किसी तरह का किसी के प्रति कोई कटाक्ष, कोई माहौल खराब मत करो। इस विषय पर भी आऊंगी मैं, क्योंकि लड़कियों के लिए को एजुकेशन में बड़ी दिक्कत आती है। यदि घर पे किसी ने एक बार कह भी दिया तुम्हारी बच्ची किसी लड़के के साथ घूमती पाई गई या उनको पसंद नहीं है, कोई गलत उस पर इल्जाम लग जाता है तो उसकी पूरी जिंदगी स्पॉइल कर देते हैं। घर वाले कह देंगे जाने की जरूरत नहीं है, हमें अपनी इज्जत प्यारी है। हम कोई भी ऐसी छोटी हरकत या किसी भी तरह की नहीं करें क्रिया। हमारा एक ही फोकस होना चाहिए, पहले हम कुछ बन जाएं,
आगे लाइफ के बारे में सेटल होने के लिए किससे शादी करनी है, क्या करना है, वो सब चीजें बाद की बातें हैं। अभी हमारा क्या एक फोकस होना चाहिए, हम यदि अच्छे रहे, सब अच्छे सेट हो गए, अच्छी सोच रही, तो जिससे करना चाहो बाद में कर लो, क्या दिक्कत है। लेकिन जिस समय हमारा ये समय अभी नहीं है, हमें अभी क्या सोचना है कि हमें पहले जो हमारा मिशन है वो पूरा करना है, हमें अपने पांवों पे खड़ा होना है। हमारे घर वाले पता नहीं किन परिस्थितियों में अपना पेट काट कर हमें पाल रहे हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, किन किन परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए पहले हम उनका हेल्पिंग हैंड बने। नहीं तो कम से कम इतना हो कि हमें इतना पाल पोस के बड़ा कर दिया भाई, अब तो हम अपना तो कम से कम उनसे ना मांगे जो खर्च हो, अपनी आगे जो कुछ भी करना चाहते हैं। तो एक बार हम कहीं भी सिलेक्ट हो जाते हैं गवर्नमेंट नौकरी में, तो फिर आगे रुकने की जरूरत नहीं है, आगे और तैयारी करके हायर पदों पर जाते जाओ। अब आपको खर्चे की चिंता नहीं है, ये टेंशन नहीं है भी हमारे पास कोई रोजगार नहीं है। एक बार कहीं भी आप लग जाते हो, एक तो आपका वो सर्विस का रिकॉर्ड टाइम शुरू हो जाता है कि इतनी कम उम्र में आ गया था। तो कोशिश हमारी यही रहनी चाहिए, जितना जोर लगाना है वो फर्स्ट में ही लगा दो, सेकंड थर्ड के लिए नौबत आनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे वो समय ज्यादा निकलता है, धीरे धीरे क्या होता है, हम डिप्रेशन में चले जाते, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये जो एक कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इससे हमारी सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो नहीं का तो हमारे पास कोई स्कोप ही नहीं है। हम मेहनत करेंगे तो क्यों नहीं होंगे, क्या है, छोटा सा एग्जाम है, बच्चे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, वो भी तो बच्चे ही हैं। कभी ये मत सोचो कि उसके पास बहुत अच्छे संसाधन है, कभी लैंग्वेज को कमी मत समझो, हिंदी भाषा में कोई कमी नहीं है, इंग्लिश हमें क्लियर करने की आवश्यकता है। यहाँ राजकाज की भाषा पूरी हिंदी चलती है, हिंदी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, इंग्लिश उतनी सीख लो कि आपको आनी चाहिए, और आप अपना एग्जाम क्लियर कर लो। लेकिन कभी भी ये मत सोचो कि मेरा तो ये सब्जेक्ट कमजोर है इसलिए मैं इस कंपटीशन में तैयारी कर तो रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं। तो ये जो अनमने मन से हम काम शुरू करते हैं, जिसमें पूरा मन है ही नहीं, फिर रिजल्ट क्या आएंगे हम खुद सोच सकते हैं। तो इसलिए कभी भी कहीं भी, तो मेरा जो कमजोर है उसको मैं कवर करूंगा, जो मजबूत है उससे मैं नंबर और अच्छे लाऊंगा। तो अपना टाइम सेट घंटे इस तरह से शेड्यूल करो कि इस सब्जेक्ट को मुझे इतना समय देना है, इस सब्जेक्ट को इस समय देना है। जो इजीली हो जाते हैं उनको दिन में कभी भी रख लो, जो टफ है, जिनको फर्स्ट टाइम लर्न कर रहे हो, उनको आप सुबह में रखो, जब आपका फ्रेश मूड हो, या दोपहर में थोड़ी बहुत रिलैक्स करते हो तो उस समय आप उठ करके उसके बाद में पढ़ो। इस तरीके से आप धीरे धीरे, और कोई भी चीज जब आप पढ़ते हो उसके कुछ नियम बनाओ। हमारी मेमोरी का एक ये भी स्टेज होती है, कितने दिन बाद आपको रिवीजन करनी चाहिए। कोई भी टॉपिक किया उसको करके, जैसे आज पढ़ लिया, एक बार 3 दिन बाद थोड़ा सा सरसरी नजर दौड़ाओ, नेक्स्ट टाइम उसको 7 दिन बाद ले, फिर 15 दिन बाद, फिर 1 महीने में 4-5 बार उसको निकल जाने दो। फिर आप जब भी कभी बैठो तो फाइल या बुक जो भी आपकी है, तो ऐसे पन्ने पढ़ते जाओ, निगाह में चीजें आती जाए, क्या क्या पढ़ रखा है। थोड़ा थोड़ा रिवीजन बहुत जरूरी होता है चीजों में। हम जब छोड़ देते हैं वो फिर जीरो हो जाता है, वो फिर जीरो हो जाता है, फिर हमें उतनी ही मेहनत बार बार करनी पड़ती है। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट है आपका, जो सब मैटर जितना भी है, जितना करवा दिया उसको थोड़ा थोड़ा कभी भी रिवीजन चलते फिरते में ऐसे देख लिया करो, और नया जो पढ़ा है उसको साथ साथ करते जाओ। तो आपको एक तो ये मुझे याद नहीं रहता, ये प्रॉब्लम दूर। समझने वाले का तरीका आपको बता दिया कैसे समझना है, ग्रुप डिस्कशन जरूर किया करो पढ़ने के बाद। अब आपको 4 चरण बता रही हूं मैं कि किस तरह से आपको पढ़ाई करनी होती है। उसका फर्स्ट चरण तो होता है, पहले तो हम पढ़ें, पढ़ने के बाद हम उसको याद करें, लर्न।
लर्निंग का प्रोसेस बता दिया, किस तरह से रिवीजन करोगे। फिर उसके बाद में उसको किसी को पढ़ाने का प्रयास करें और अपने जीवन की दिनचर्या में आत्मसात करें, उस पर चलना सीखें। ये 4 चरण है, तब पढ़ाई का कोई मायना है। पढ़ के किताबें छोड़ दिया साइड में, वो तो केवल पढ़ने के लिए थी जिंदगी। तो जो हम पढ़े वो हमारी जिंदगी में हर एक चीज काम आती है। यदि आप मैथ्स इकोनॉमिक्स को बड़े मन से लगा के पढ़ते हो तो कितने की चीज खरीदी, हिसाब किताब, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, टर्नओवर कर रहे हो, उसमें कैलकुलेशंस वगैरह जो है, आपको कोई भी आपके साथ चीटिंग नहीं कर सकता। आपको पता रहेगा क्या हो रहा है क्या नहीं। आजकल बच्चे काफी ऐसे देखने में आते हैं कि छोटे मोटे हिसाब में भी सब कैलकुलेटर से करेंगे, कुछ पता ही नहीं होता उनको कि हम क्या कर, जोड़ बाकी भी कैसे करने होते हैं। थोड़ा सा बड़ा डिजिट आते ही बस कैलकुलेटर हाथ में आ जाता है। हर एक चीज को ये सोचो कि हमारी जिंदगी में ये हर एक चीज काम आने वाली है। आप उसको काम या काम का बोझ समझ के नहीं पढ़ोगे। उन चीजों के साथ आप खेलना शुरू करो। जैसे आपके फ्रेंड्स हो सब्जेक्ट, उनको तब आप इंजॉय करोगे। मस्ती में आज चलो ये बुक उठा ली, इसको देखते हैं इसमें क्या है, फिर उसमें उसको इस तरीके से पढ़ो जैसे मेरा ये बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं चलो देखता हूँ आज इसमें क्या है। पहले हमारा मन होना चाहिए उसको पढ़ने के लिए, हमें मन बनाना पड़ेगा। यदि आपको लगता है अभी मेरा मन नहीं बन रहा है तो किताब को छोड़ दो, उस समय मत पढ़ो उसे, जबरदस्ती आंखों को कष्ट मत दो। उस समय क्या करना चाहिए, अपने पसंद का कोई 1-2 फ्रूट खा लो। इसकी आप प्रयोग करके देखना, ये छोटी छोटी चीजें आप नोट करना घर जाके। आपकी जो भी पसंद है, पसंद का केवल फ्रूट खाना है और कोई चीज नहीं, फ्रूट। उससे जो हार्मोन्स क्रिएट होते हैं वो आपको बहुत जल्दी वापस आपको लर्निंग प्रोसेस में, आप जो भी काम करना चाहते हो, आपका मूड चेंज कर देंगे। एक, आप घर में स्पोर्ट्स शूज पहन के बैठो, आपको आलस नहीं आएगा। तीसरा, अपनी टेबल पे हमेशा पानी रखो, हर आधे घंटे में आधा गिलास पानी पियो। हमारी मेमोरी जब याद कर रही होती है तो उसको पानी की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे भी हमारे शरीर का 72% पानी है, तो बॉडी को सबसे ज्यादा जरूरत किसी चीज की है तो वो पानी है। तो पानी थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहोगे। आपको मैं एक छोटा सा इसके साथ जोड़ के बताती हूँ कि हमारे घरों में कभी पंडितों से किसी ने पूजा करवाई हो या कुछ भी देखा होगा, तो वो कुछ भी मंत्र करने के बाद आपको कहते हैं इस पानी को पी लो। तो हम जो भी लर्न करते हैं उसके बाद पानी पीने में क्या है, पानी में हमें याद करने की शक्ति बढ़ाने की पावर है। इसलिए बीच बीच में आप जो पानी पियोगे, एक एक घुट करके थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहो, तो उतना ही जल्दी आपको याद होगा। वो आपका बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे नहीं हम तो कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ पी भी नहीं रहे, सब छोड़ रखा है, केवल किताबों में पढ़े हैं, फिर भी कुछ याद नहीं होता है ना। सोचते हैं ना हमने सब कुछ त्याग दिया था फिर भी रिजल्ट नहीं। तो ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना। शरीर को जो चीजें चाहिए, प्रकृति के 5 तत्व है, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। उन 5 तत्वों की उनको जितना रेशो में जो जो चीज चाहिए वो सब चाहिए, और उनकी कहीं भी कमी होती है तो उसका फिर हमें कहीं ना कहीं रिजल्ट दिखता है। तो इसलिए हम उन चीजों का हमेशा ध्यान रखें, समय पर खाना पीना सोना। उसके अलावा फिर इससे कितना भी कुछ भी काम ले लो, फिर ये कहीं नहीं आपको दिक्कत देती। लेकिन उसकी आपूर्ति नहीं करके आप उसका शोषण करोगे तो फिर आपको कुछ नहीं मिलने वाला। उसके लिए आप योग है, प्राणायाम है, जिनके खेत हों, मैं तो कहूंगी घरों का माहौल यदि थोड़ा अच्छा नहीं हो, घर वाले नहीं समझते हो, तो खेत में चला जाया करो, खुली हवा में पेड़ के नीचे बैठा करो, मस्त पानी आपकी एक मटकी भर के रखवा लो
और उससे बढ़िया कोई जगह नहीं है। ये कंसेप्ट हालांकि फॉरेन कंट्रीज में तो कैफे में सेट हो चुका है, सभी बच्चे कैफे में जाकर के बैठते हैं, घर में कोई नहीं पढ़ता, क्योंकि बार बार घर में, ये जरूरी नहीं है कि घर वाले ही काम करें, खुद को भी आलस आ जाता है, बार बार बेड पे जाके सो जाते हैं। खाली दूसरों को दोष देने की भी जरूरत नहीं है। यदि बढ़िया स्पोर्ट शूज पहन करके आप जाके आराम से बैठते हो खेत में, अपनी मेज कुर्सी लगा के पेड़ की छाया के नीचे, या आपका जो भी कुछ वहां पर कुछ रूम बना रखा हो, ऐसी हो तो और भी अच्छी बात है, आप उसमें बैठ के पढ़ो। जो संसाधन आपके पास हैं उनको यूज करो, लेकिन उसका आप प्रभाव देखना कि आपको मजा आएगा कि भैया वास्तव में कुछ परिवर्तन है। आकाश तत्व उसको कहते हैं जो खुला हो, हम बंद कमरों में अंदर ही अंदर घुटे हुए ना बैठे रहे। हर एक खालीपन जितना ज्यादा होगा उतना आप ज्यादा ऑब्जर्व करोगे। वायु जितनी, हम केवल मुंह से सांस नहीं लेते, ये मान के चलो, शरीर के जितने भी रोम छिद्र हैं उन सब से प्राणवायु बॉडी लेती है। और जब कभी वेदर अच्छा होता है तो आप महसूस करते हो ना कि बॉडी ऐसे आज तो बहुत जैसे खुशी सी महसूस होती है, हमने कुछ भी नहीं किया, केवल प्रकृति में परिवर्तन होते ही, मौसम बिगड़ते ही ऐसे बेचैनी हो जाती है, और कुछ अच्छा होता है तो हमें बहुत आनंदित महसूस होता है, आज मौसम बहुत अच्छा है, कहीं पार्टी करने चलते हैं या कहीं घूमने चलते हैं, अपने आप मन में विचार उत्पन्न होते हैं ना एकदम चेंज होने से। तो इससे हम समझ सकते हैं कि हमारे प्रकृति से हमारा कैसे जुड़ाव है, खुद फील करने के लिए। ऐसी छोटी छोटी बातों पर खुद पे ध्यान दिया करो। आज मैंने क्या खाया, उसको खाने से आज दिन भर मेरे शरीर ने मुझे क्या प्रतिक्रिया दी, मैं कितना अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहा था या डल फील कर रहा था। उन चीजों की लिस्ट बनाओ, आपको कौन कौन सी चीजें आपके लिए ज्यादा फायदेमंद, जिनसे आप ज्यादा एक्टिव रहते हो, सक्रिय रहते हो, उन चीजों को ज्यादा सेवन करो फिर, क्योंकि वही चीज दूसरे के लिए जरूरी नहीं है उसको सूट करे। तो किसी का फार्मूला दूसरे पर लागू नहीं किया जा सकता। वात पित्त कफ 3 प्रकृति के लोग होते हैं, किसी में कोई चीज ज्यादा है, किसी में कोई चीज कम है, तो उस हिसाब से जिसके जो ज्यादा है वो उसको अवॉइड करके दूसरी चीज का सेवन करे। अब इतने कम शॉर्ट समय में मैं सारी चीजें सब विषय ले नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरा फोकस केवल इतना ही है कि आप अपना खान पान ऐसा रखें जिससे आपका दिन और आपका अध्ययन वो दोनों संतुलन और बहुत अच्छे रिजल्ट वाले हों। पढ़ने वाले बच्चों के लिए सबसे बड़ी यही जरूरत होती है, तो समय का सदुपयोग कर सकें। और बीच में आपको फिर भी आलस लग रहा हो तो कुछ जैसे रस्सी रख लो घर में, पसंद का एक गाना चलाओ, स्किपिंग कर लो, जॉगिंग कर लो, वॉकर घर में है तो थोड़ी वॉक कर लो, पसीना निकलते ही जो आलस आ रहा था वो निकल जाता है। तो 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक रख लो। अदरवाइज डांस पसंद है तो एक बढ़िया मस्त होकर के अपनी पसंद का गाना चलाओ और डांस करो। इतना मतलब आप एंजॉय करोगे स्टडी को, फिर वापस पढ़ने बैठ जाओ। जब कभी भी आपको आलस आ रहा है और आपको याद नहीं हो रहा है तो कभी भी किताबें लेकर के नहीं बैठो। समय बिल्कुल खराब मत किया करो, छोड़ दो उसको तुरंत। और कुछ एक्टिविटी दूसरी, या तो कुछ खा लो यदि लग रहा है भूख है, अदरवाइज कुछ एक्सरसाइज कर लो। तब अपने नियम क्या क्या हो गए, एक तो आपको स्पोर्ट शूज पहन के बैठना है, पानी की बोतल या गिलास या तांबे का जग जो भी अपने टेबल पे रखना है, जिसके पास खुली हवा में रहने का स्थान है, चाहे वो छत पर हो, खेत में हो, घर के किसी कोने में हो, ऐसी जगह हो जहां पर खिड़की से अच्छी हवा आ रही है, ये जो भी आपका संसाधन आपके पास उपलब्ध है उसमें आप अपना बेस्ट कैसे कहाँ पर रह सकते हैं। तो आकाश तत्व का जो मैंने बताया कि आपको ज्यादा से ज्यादा खुले स्थान में बैठना चाहिए। इन चीजों का ध्यान रखते हुए अब ऋषि क्यों जंगलों में जाते थे, हिमालय पर्वत पर इधर उधर छोड़ के, क्योंकि वहां पर उनको अन्न की भी आवश्यकता ज्यादा नहीं पड़ती थी। कंद मूल फल फूल वो बहुत एक्टिव रखते हैं, एक दो कोई फ्रूट तोड़ के खा लिए, बाकी खुली हवा में जो वहां की जड़ी बूटियां होती हैं, वो जो सांस ले रहे हैं वो प्राणवायु में ही उनको जो जरूरत होती है वो उसी में चला जाता था। इसीलिए कहते हैं इतने इतने सालों तक घरों में तो कोई नहीं रह पाया कभी, घर में तो खाना पीना ही पड़ेगा, वही चलाएगा।
है ना, तो वहां पर वो प्रकृति उनकी पूर्ति कर देते थे। कहने का अभिप्राय ये है। तो हमें यहाँ पर जो इन चीज, आपके कोई और प्रश्न हो, वैसे मेरे विचार से इनमें आपके प्रश्न शायद कुछ कुछ कवर हो गए होंगे, और यदि आपको फिर भी कुछ लग रहा है तो आप मेरे से प्रश्न पूछें। हाँ, एक आपके किसी साथी ने ये प्रश्न किया है कि 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो वैसे मैंने इसमें कवर कर दिया है कि आप अपनी पूरी एनर्जी फर्स्ट अटेम्प्ट में लगाने की कोशिश करें। अब बार बार दिमाग में ये विचार न लाएं कि 10 बार में नहीं हुआ। अब जो बीत गया उस बात को छोड़ दें, इस बात से बार बार दुखी ना हो। कोई भी चीज आपको जो दुखी करती है या आपका समय बर्बाद करती है, उन बातों से, उन चीजों से अपने आप को मुक्त करने का नाम ही प्रदूषित वातावरण से बचना है। यहाँ पर प्रदूषण का मैं मतलब ये बताना चाह रही हूं कि क्रोध, तनाव, डर और जो ऐसी कुछ चीजें इनसे मिलती जुलती हैं किसी तरह का। वैसे मैंने बातों में तो कहीं ना कहीं दृष्टांतों से तो समझाया है कि किसी ने जैसे घर में आकर के कह दिया आपका पूरा मूड स्पॉइल हो गया, उससे नुकसान किसका हो रहा है? इन सब चीजों को कहने वाला कह के चला गया, दिन किसका बर्बाद होगा? जो इसको अपने पे ले रहा है। तो हमें अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना है। जिसकी जैसी सोच थी उसकी सोच पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हम अपने जीवन के स्वयं मालिक हैं। पहली बात हमेशा ये याद रखो, प्रकृति ने सबको स्वतंत्र बनाया है। केवल माता पिता निमित्त है हमें इस दुनिया में लाने के, बाकी सबका परम पिता परमात्मा प्रकृति ही है, और वो जिसको जैसा बनाना चाहती है वो वैसा बनेगा। तो अपने आप में ये देखो कि मुझे ये जन्म क्यों मिला है, मुझे इस जन्म में किस कार्य को पूरा करने का, किस उद्देश्य से मेरा जन्म हुआ है। तो आपके अंदर से इन प्रश्नों के उत्तर खुद आएंगे। आप स्वयं से बात करने की कोशिश करो। कोशिश कब होगी? जब बाहरी वातावरण से थोड़े दूर होगे, अपने खुद के साथ बैठोगे एकांत में। अब एकांत आपके पास कब होगा? जब बाहरी जितने विचार घूम रहे हैं उनको थोड़ा दूर करो। भाई तुम एक बार ठहरो, पहले मैं अपने विचार देख लूं, मैं खुद भी क्या चाहता हूं, पहले तुम्हारी बात में सुनूंगा। रुक जाओ एक बार, सबकी सुन ली ना, अब सुन ली सबकी, अब मैं भी देख लेता हूँ मेरा मन क्या कहता है, मुझे क्या करना चाहिए। करो वही जो खुद को करना है। सम्मान सभी को दो, किसी का ज्यादा विरोध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जितना विरोध करोगे उतना वो आपका समय बर्बाद करेंगे। आप किसी ने कहा कि हाँ ऐसे, हाँ ठीक है जी कर लेंगे, उलझने में समय बिल्कुल बर्बाद मत करो। करना क्या है वो तो हमें करना है ना, जो बता दिया ठीक है जी बस। कोई ज्यादा गर्म हो रहा है, कोई गलती हो गई, सॉरी फील करके बात को खत्म कर दो। आपसे कोई छोटा है, उसने गलती कर दी तो माफ करके क्षमा कर दो। बड़ा है तो माफी मांग के कर बुला दो। ये छोटे छोटे फार्मूले जो हैं ये हमारा समय बहुत बचाएंगे, और घर का माहौल जितना तनाव मुक्त होगा, हम उसके मतलब हमेशा सहयोगी बने, विपरीत परिस्थितियों में ना जाए जहां तक हो सके। किसी ने कुछ कह दिया, मैंने वही बात कही, जिसकी जितनी सोच होगी ना वो उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो हमें उनकी सोच पर हमारा चूंकि कोई जोर नहीं है, हम उनके विचार नहीं बदल सकते। और जो बुजुर्ग हो चुके होते हैं वो इतने पक चुके होते हैं कि हम उनको बदल भी नहीं सकते, और शायद उनको लगता है हमने अपनी जिंदगी जी ली, उनको बदलने की आवश्यकता भी नहीं है। तो उनकी वो सोच बन चुकी होती है। लेकिन हमें बहुत कुछ करना है, हम उनकी सोच को भी बदल सकते हैं। लेकिन कैसे? फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। जब आप कुछ बन जाओगे
तब आपके सारे मानने लग जाएंगे भाई ये सही कह रहा है। और मानेंगे कब? जब आप कुछ कहते हैं ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। तो झुकेगी तो तभी, पहले तो नहीं झुकेगी, पहले तो हमें ही झुकना पड़ेगा। तो इसलिए झुकने में कोई बुराई नहीं है। अभी तो हमें कैसे भी झुको, बैठो, उठो, दंडवत करो, अपना मिशन जो है वो पूरा करो, एक ही प्रयास होना चाहिए और कोशिश यही रहे। तो इसलिए 10 साल वाली जो बात है, ये तो मेरे विचार से किसी को अब आगे ऐसी नौबत नहीं आएगी। यदि आप इन फार्मूलों पे काम करेंगे तो आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। 4-5 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आती है, फिर जब वैकेंसी आती है तो एक साथ आती है और फार्म सभी में भरा जाता है, तैयारी किसमें करें? ये आपको ही सिलेक्ट करना चाहिए और सभी की तैयारी नहीं करनी चाहिए, मैं तो ये कहूंगी। ये छोड़ी दो बात कि मैं कहीं ना कहीं निकल जाऊं। हमें कहीं ना कहीं क्यों निकलना है? हमारी एक ही जिंदगी है। हमें जिस काम को एंजॉय करते हैं, हम केवल नौकरी करने के लिए नहीं पैदा हुए भाई, इस बात को पहले गांठ बांध लो। जिस काम को करने से आपको खुशी मिले, आप वो लाइन चुनो और केवल एक की तैयारी करो और उसमें निकलो। हम क्यों सबकी सीटें खराब करते हैं? जो उधर निकलने वाला था उसका हमने खराब किया। फिर आपने सपोज करो, चलो सिलेक्शन हो गया आप उसका, उसमें रिजल्ट में दूसरे में भी आ गए, ठीक है। एक बंदा 3 फॉर्म भरता है और तीनों में सिलेक्ट हो जाता है। अब वो तीनों में ज्वाइन तो नहीं कर सकता ना, तो उसने 2 की सीट तो बर्बाद कर दी ना। उनकी जगह हमारा भाई जो कोई कमजोर था बेचारा उस तबके पे, वो भी आ जाता। तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, न केवल अपनी बल्कि सबके लिए। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ये बेंथम की थ्योरी थी कि हमें हमेशा बहुत का फायदा सोच करके कार्य करने चाहिए। केवल स्वयं के स्वार्थ के लिए सबके अधिकारों को से उन्हें वंचित नहीं करना चाहिए। अब आपको खुद को ये सिलेक्ट करना चाहिए कि मुझे कौन से में फॉर्म भरना है, मुझे किस में निकलना है। उस जिसमें भर रहा हूं, क्या उसमें मैं जिंदगी भर या जितने समय के लिए काम करना चाहता हूँ, क्या उस काम में मुझे खुशी मिलेगी? क्या मैं उसे कर पाऊंगा? ये सारे प्रश्नों के उत्तर लेने के बाद आपको फॉर्म भरने चाहिए। ऐसे रैंडमली कुछ भी फॉर्म भरने की मेरे विचार से हमें आवश्यकता नहीं है और नहीं भरने चाहिए। उस वजह से हम परेशान होते हैं। वैकेंसी की जो बात है, ये सब गवर्नमेंट के जो नियम कायदे कानून है उन्हीं से चलेंगे। इनमें हम अपनी तैयारी रखें, फिर एक साथ कितनी भी निकले, कुछ भी निकले, जिसमें हमारी तैयारी है हमारा नंबर पक्का है। कभी भी आए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। हम अपना काम करते करते साथ में अपनी तैयारी रखें। जब भी निकले अपना एग्जाम दे दो बस, फ्री। हमें टेंशन में क्यों आना है? और प्रत्येक दिन का हमारा, जैसे हम खाना खाते हैं, बाकी सारे काम करते हैं, उसी तरह से हमारा स्टडी का होना चाहिए। आज जितना समय मिले हमें कुछ पढ़ लेना चाहिए। ये नहीं है जब एग्जाम, अभी तो बहुत दूर है, अभी तो वैकेंसी निकली नहीं, अभी क्या करना है पढ़ के। तो हमारी रेगुलरिटी जो है वो नहीं छूटनी चाहिए। हमें प्रतिदिन रोज अपना काम कुछ ना कुछ करना है और किया हुआ कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। वो कहीं ना कहीं आपके आवश्यक रूप से काम आएगा, देर सवेर कहीं भी काम आएगा। जब एग्जाम देने जाते हैं तो घबराहट होती है, इससे एग्जाम देने में कठिनाई होती है। वैसे तो मैंने इसका उत्तर अभी दे ही दिया है। तो हमें तैयारी इस तरह से हो कि हमें सब कुछ आता है। जैसे मैंने बिंदु बताए कि हम पढ़ने के बाद सब आपस में डिस्कशन करें। जहाँ किसी को प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कस करने से वो चीजें इतनी क्लियर हो जाती हैं कि फिर वो कभी नहीं भूलती। तो जब आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे, जब अपनी तैयारी इतनी अच्छी है, घबराहट कब होती है? जब कहीं ना कहीं हम प्रॉपर तैयारी नहीं की, कुछ कर ली कुछ छोड़ दी, अब पता नहीं इसमें से प्रश्न आएंगे कि नहीं आएंगे, जो सिलेक्टेड चीजें करते हैं। तो जब किया हुआ आ जाता है तो लगता है बहुत अच्छा हो गया, जब किया हुआ नहीं आया तो फिर हमें और घबराहट हो जाती है।
और उससे पहले घबराहट इसलिए होती है कि पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा, ठीक है ना। तो ये सब बच्चों के साथ होता है, लेकिन यदि आप तरीके से थोरो स्टडी करो, उसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट लगे या आपके टीचर्स ने जो बता रखे हैं उनको अच्छे से कर लो, लेकिन देखो तो बाकी भी चीजें। तो कंपटीशन होता है, पता नहीं पेपर सेटर का को कौन सी चीज पसंद आए, वो किस पर क्लिक करता है और क्या पूछ ले। तो यदि आपने थोरो स्टडी एक दो बार भी ढंग से की हुई होगी तो आपसे अनटच एस्पेक्ट जो पहलू अंश हुआ वो कोई नहीं रहेगा। अब ये मत सोचो एक तो कि हमें तो केवल देख करके टिक मार्क करना है, इसलिए सरसरी देख लो, अब वो उतना ही सरसरी भूल भी जाता है। जितना जल्दी पढ़ते हो उतना ही जल्दी भूलता भी है। उस पर जितना धीरे धीरे पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा समय दे करके, उतनी चीजें वो ज्यादा देर तक आपके माइंड में रहती हैं। अब फिर इसमें बहुत क्वेश्चन जो है उलझा के पूछे जाते हैं। अब जिसने अच्छे से किया होगा उसका तो सही होगा कि ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, लेकिन जिसने ऐसे पढ़ा तो ये भी था, इसका पता नहीं कौन सा था, इसका पता नहीं कौन सा, ये कहीं तो पढ़ा था, अब कहाँ पढ़ा था वो ध्यान नहीं रहता, तो वहां पर दिक्कत होती है, फिर घबराहट होती है, फिर आगे का पेपर और बिगड़ जाता है। 5-7 शुरू के क्वेश्चन यदि खराब हो गए तो फिर तो आता था वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो धीरे धीरे चीजें फिर आपको नेगेटिव की तरफ ले जाती हैं, आपके कॉन्फिडेंस को लूज कर देती है। तो हम शुरू से ही कोशिश ये करें हमारी तैयारी ऐसी हो, आपस में एग्जाम वगैरह आपस में एक दूसरे से पूछते रहे चलते फिरते, तो इतनी अच्छी तैयारी हो जाती है कि फिर कहीं भी बिठा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उस लेवल पर आ जाओ, ठीक है। और कोई बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है जिन चीजों के लिए आप तैयारी कर रहे हो। आगे आपको भगवान करे बहुतों का मौके मिले, आईएएस आईपीएस जुडिशरी है, कोई एक सब्जेक्ट कमजोर होता है जैसे इंग्लिश, तो उस सब्जेक्ट को नॉर्मल कैसे बनाया जाए। इसके लिए मैं कहूंगी आप 3 घंटे फिक्स करो, 1 घंटा पढ़ो और 2 घंटे लिखो। लैंग्वेज को हमेशा लिख के करो। एक तो ग्रामेटिकली आपके स्पेलिंग मिस्टेक नहीं हो, इस बात का ध्यान करो। आपस में डिक्टेशन देनी शुरू करो, कितनी गलतियां करते हैं हम, कहाँ पर दिक्कत आ रही है। इन छोटी छोटी चीजों, यदि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो रही है ना कहीं, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये ठीक है कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में दिक्कत नहीं आएगी इस बात की, लेकिन सपोज करो आप टीचर बन गए 3rd ग्रेड में या किसी में, अब आप पढ़ा रहे हो, वहां पर हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, किसी एक लैंग्वेज में तो सारे सब्जेक्ट आपको लिखने पड़ेंगे ना। चाहे आप सोशल स्टडी पढ़ा रहे हो, साइंस पढ़ा रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, तो आपको लिखना पड़ेगा ना। तो यदि आप मात्राओं की गलती करेंगे तो फिर पहली बात तो हम बच्चों को भी गलत सिखाएंगे, और दूसरी बात हमारी जगह हंसाई होगी कि मास्टर जी खुद ही सही नहीं लिख रहे। समझ रहे हो मेरी बात को। तो इसलिए कभी ये मत सोचो कि अभी तो हमें केवल टिक मार करना है ना। तो हमारे कंसेप्ट हमें इस तरीके से अच्छे से तैयार करने चाहिए कि हम आगे कोई भी गलती की गुंजाइश ना छोड़े। पढ़ने का समय मिले है तो अच्छे से पढ़ लें, स्टूडेंट लाइफ को भी इंजॉय करो पढ़ने में, बाकी चीजें करने के लिए बहुत टाइम पड़े फिर, ठीक है। तो इस कोई भी सब्जेक्ट आपको जो कमजोर लगता है, कोशिश करो उसको 1 घंटा तो उसको पढ़ो, उसके बाद उसको लिखो। और लिखने के बाद भी यदि आपको लग रहा है 1 बार में नहीं हो रहा तो 3 बार लिख लो, आपको वो चीज चौथी बार बहुत कुछ बैठ जाएगी, बस फोकस हो करके। एक प्रश्न आया है कि सही टाइम टेबल में जॉब और स्टडी एक साथ कैसे मैनेज करें। ये तय करेगा आपकी जॉब के वर्किंग आवर्स क्या है। जितने घंटे की आपकी जॉब है वो टाइम आप फुल अपनी जॉब को दो, उसके साथ भी हमें बेईमानी कतई नहीं करनी। जनता का समय जनता के लिए, ठीक है। उस समय ना तो अपने घर को, ऑफिस को, या कोई भी आपका एक्स्ट्रा काम है तो उसको कभी अपने साथ मत रखो।
बहुत कोई अर्जेंट हो तो अपना जो भी नियर एंड डियर हो उनको समझा के रखो भी मुझे सारा दिन कोई फोन नहीं करेगा ऑफिस टाइम में या मेरे जॉब टाइम में, जब कोई काम हो मैसेज छोड़ दो, मैं फ्री होऊंगा बात कर लूंगा। ठीक है, ऐसे नहीं हो सारा दिन कुछ कुछ आ रहा है और आप सारा दिन डिस्टर्ब हो रहे हो जो ड्यूटी है उसके प्रति, फिर वहां पर आपकी वो कदर नहीं रहेगी। तो हमें दोनों में सक्सेस होने के लिए जरूरी है कि फर्स्ट तो हम अपने जॉब आवर्स और जॉब का वहां पर वर्किंग स्टाइल क्या है, वर्क कैसा है, उसके लिए हम कैसे अपने आप को रेडी रख सकते हैं। तो उसको करने के बाद जितने घंटे बचते हैं, यदि सुबह हम 4 बजे उठकर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं और आपका ऑफिस टाइम 9 बजे है, 1 घंटा आप सपोज करो अपना फ्रेश होना, नहाना धोना, आधा घंटा कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करके 5 बजे तक आप फिट होकर के अपने काम में, तो आप वो जो समय है 5 से 7 2 घंटे अपनी स्टडी को दे लो, जो भी एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो जॉब के साथ में। उसके बाद में अपना भोजन करो, अपने ऑफिस जाओ, वहां ड्यूटी करो, घर आने के बाद 1-2 घंटे रिलैक्स करो, उस काम को जोन से थोड़ा निकालो, उस रिलैक्स करने के पीरियड को आप ग्राउंड के साथ अटैच करो। जो भी आपके पसंद की खेल है 1 घंटा जम के खेलो, बैडमिंटन पसंद है, बास्केटबॉल पसंद है, दौड़ना पसंद है, कुछ भी जो भी पसंद हो आपकी, काम से आते ही तुरंत ग्राउंड में। इसका मैं एक एग्जांपल आपको बताऊंगी। आप स्कूल में बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं उसके बाद में कभी स्पोर्ट्स का कोई पीरियड यदि आपके होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन जिन स्कूलों में होता है बेल बजती है तो हम कितने थके हुए हों, भले उस क्लास में हम कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन बेल बजते ही सारे दौड़ेंगे ग्राउंड की तरफ, कितनी एनर्जी आ जाती है ना। उसी तरीके से हम जब भी जॉब से आए या काम ज्यादा कर लिए तो उसके बाद में वापस एनर्जेटिक होने के लिए आपको ग्राउंड में जाके फिजिकल करना चाहिए, और फिर आप उतने ही एनर्जेटिक होकर आकर के घर स्नान करो, अपना पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटे टाइम दे दो, केवल 4 घंटे आप दे लिए सुबह और शाम ढंग से। एक्स्ट्रा यदि आपकी इच्छा हो तो आप कर लो, अदरवाइज आपका 4 घंटे रूटीन यदि बन जाता है तो आप बहुत अच्छे से जो करना चाहते हो वो कर जाते हो। केवल कम समय तय मत करो, केवल हम 1 महीने में तैयारी हो जाए, 2 महीने में हो जाए, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। इसका अपना एक सिस्टम है। उसका एक बात और कहूंगी कि हमारे शरीर के जो पार्ट्स हैं वो इतने बहुमूल्य हैं कि उनका कभी शोषण मत किया करो। ज्यादा सोच के, ज्यादा क्रोधित होकर के, किसी पे गुस्सा करके, लड़ाई करके, इन सब चीजों से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और नुकसान आपका होता है। दूसरे का तो बाद में होगा, जैसे ही आपकी सोच बनी ना तो आपका तो तुरंत हो ही गया, अगले का तो पता नहीं वो उसको किस हिसाब से लेगा, उस हिसाब से होगा, लेकिन आपने अपना तो कर लिया। तो कोशिश ये करें, मैंने शुरू में शांति मंत्र इसीलिए बोला था कि हम स्वस्थ शांत रहें, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है, और बिना मस्तिष्क के हम क्या कर पाएंगे यदि वही स्वस्थ नहीं है। तो इधर उधर की जो बातें हैं वो हमें अनावश्यक रूप से परेशान करेंगे और हमारा समय पूरा बर्बाद कर देंगे। फिर हम सोचेंगे कि आज क्या किया, अब दिन तो निकल गया। सोचने के समय ही हमें, लेकिन हम थोड़े दिन यदि इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे ना फिर हमारे आदत में चीजें शुमार हो जाती हैं, फिर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये धीरे धीरे हमें इन चीजों पर कंट्रोल करने के तरीके यही हैं, निकलना इन्हीं से पड़ेगा, इनका कोई शॉर्टकट नहीं है। आप ये सोचो कि सारे कहने वाले बदल जाएंगे, वो हमें कहना छोड़ दें, कोई नहीं बदलने वाला, बदलना केवल आपको ही पड़ेगा शुरू में। आप ये सोचो जिसकी जैसी सोच थी, कहना था जो कह दिया, मुझे अपने पर नहीं लेना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, यदि आपके काम का नहीं है तो। ठीक है, डाटा को लंबे समय तक याद कैसे रखें। डाटा को हमेशा लिख लिख करके याद करें, फिगर ऐसे याद नहीं रहती, उनको हमेशा 10 बार लिख लो आप, 10 टाइम्स, वो डाटा कभी नहीं भूलेगा आपको। फिर कभी रैंडमली थोड़ा सा रिवीजन कर लो, कभी कभार
महीने में एक आधी बार, जब भी फुर्सत मिल जाए तो एक बार और लिख लो, फिर नहीं भूलते। अपने पहले प्रयास से घर के कार्य के साथ सफलता कैसे प्राप्त की जाए। वैसे तो मैंने ये शायद कवर कर लिया है कि घर के कामों को आप इस तरीके से रखें कि जब आपका पढ़ने का मूड नहीं हो उस समय में आप अपने घर के काम रखें, उसको इस तरीके से बैलेंस करें भी इस समय ये घर का काम होता है तो मुझे अपने पढ़ने का समय थोड़ा आगे पीछे सेट कर लेना चाहिए। हमें घर वालों को भी हेल्प करनी चाहिए जहां पर जरूरत है, ये नहीं हम तो कुछ नहीं करेंगे बस पढ़ रहे हैं, तो उससे माहौल और तनाव युक्त हो जाएगा मुक्त होने की बजाय। तो इसलिए, और दूसरी बात वो भी जरूरी है कि हमें फिजिकल बीच बीच में, जैसे मैंने आपको कहा कि लंबी स्टडी कर रहे हो तो आप जिसके पास घर का काम है वो तो घर का काम कर ले, नहीं है वो कोई रस्सी कूद ले या कुछ भी डांस कर ले या कुछ भी कर ले, तो फिजिकल एक्टिविटीज आपको बीच में जरूर जरूर करनी ही है। तो उसमें यदि घर के काम की लिस्ट को इंक्लूड कर लेते तो बढ़िया है, दोनों काम साथ हो रहे हैं, आपका भी चेंज हो रहा है। समझ रहे हो बातों को? और घर वालों को तो बहुत अच्छा लगेगा, बच्चे बड़ा अपने आप काम करने लगे, हमें कहना ही नहीं पड़ता। तो हो गया मैंने। हाउसवाइफ अपने नेगेटिव एनवायरनमेंट से खुद को कैसे बचाए? बहुत अच्छा प्रश्न है। घर में महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी बात है, उसको बाहर नहीं जाना पड़ता है, जो भी करना है घर का ही करना है। बाहर कहीं भी कोई व्यक्ति जाता है ना, पहले उसको आधा घंटा तैयार होने में लगता है, ठीक है, ड्रेस कौन सी पहननी है, प्रेस नहीं है तो पहले प्रेस करनी पड़ेगी, ठीक है, फिर वो साधन देखेगा, साइकिल है मोटरसाइकिल है क्या है मेरे पास, नहीं तो मुझे टैक्सी पकड़नी पड़ेगी, या कुछ सौ चीजें दिमाग में चलती है ना, ये करना है वो करना है वो। अच्छा फिर मैं बाजार जा रहा हूँ तो वो काम भी साथ में कर आऊंगा, एक लंबी सी लिस्ट दिमाग में दौड़ने लग जाती है ना। तो वो एक बार गया जो पता नहीं 2 घंटे खराब करेगा, 3 घंटे करेगा, यदि ना निकलता तो 2-3 घंटे बच जाते। अब आपको तो कोई बार भेज ही नहीं रहा, हाउसवाइफ है, तो आराम से सारा समय बच गया आपका। आपको क्या करना है, अपने घर के काम को अपने तरीके से मैनेज करना है। इतने बजे वो खाना खाते हैं, ये इतने बजे मुझे खाना बनाना, इसके बाद में मैं फ्री। खाना बनाते समय किचन में आपके पास कोई नहीं है, आप अपना कुछ यूट्यूब पे प्रोग्राम लगा लो, आपके कोई नोट्स हैं वो साथ में रख के लर्न करते रहो, आपको वहाँ कोई रोक तो रहा नहीं, काम अपना करते रहो, साथ साथ में आप अपना लर्न भी करते रहो। मैं कहती हूँ हाउस वाइफ के लिए तो पूरा टाइम ही टाइम है, ये सोचो ही मत अभी मैं काम के साथ कैसे करूँ। काम, शारीरिक काम आपके मानसिक काम को करने में कहीं कोई बाधा नहीं कारित करता। आप दिमाग अपना काम करता है, शरीर अपना काम करता है, शरीर की अपनी एक अलग मेमोरी होती है, तो रूटीन के काम वो अपने आप ही कर देता है, उसको दिमाग की आवश्यकता नहीं होती करने के लिए। समझ रहे हो इस बात को? तो ये नहीं उसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाना है, रूटीन का वर्क अपने आप हो जाता है, करते करते वो ऐसे ही हो जाता है। और जहां तक नेगेटिव एनवायरनमेंट की बात है, तो जब आप सब कुछ खुद कर रहे हो, किसी पर कोई काम डाल ही नहीं रहे हो, तो सारे खुश हैं, एनवायरनमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। हम किसी को ऐसी बात ना कहें, अपनी थोड़ा सा जीवा पर सभी को कंट्रोल रखना चाहिए। लेडीज के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, सास ने ये क्यों कह दिया, नंद ने ये क्यों कह दिया, ये नहीं आती तो ठीक था, या मेरा पति तो मेरी सुनता ही नहीं है, ये मतलब इस तरह का जो फालतू का जो आपको अपना पढ़ना है, तो इन सब चीजों को दरकिनार करो। माँ के पास बैठा है तो बहन के पास बैठा है तो क्या हो गया, उन्हीं के साथ पल बड़ा हुआ है? बड़ी है उनके साथ बैठे, आपका तो टाइम बच रहा है, आप तो आराम से पढ़ने बैठ जाओ। आप उन चीजों को पॉजिटिव वे में लेना चालू करो, अपने नेगेटिव लेनी क्यों है? जब फ्री हो आपके पास आए तो टाइम दे दो, नहीं तो भैया ठीक है कोई बात नहीं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कुल मिला के हमें ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट रखना है। हम छोटी छोटी बातों पर अनावश्यक रूप से जब कच शुरू करते हैं, आम भाषा में जो कहते हैं, तो उनसे माहौल खराब होता है। घरों में कोई बहुत बड़ी बातें नहीं होती, सारा दिन हम कोर्ट में केस डील करते हैं, तो मेरा लगभग 17-18 वर्ष का अनुभव हो चुका है जुडिशरी का भी।
तो बस केवल यही छोटी छोटी बातें सामने आती है और उन्हीं के आधार पर फिर परिवार टूट जाते हैं। बड़ा दुख होता है कि उसी समय किसी ने इनको समझ दी होती तो क्या ही बात थी, लेकिन अब इतना गैप आ गया कि अब संभव नहीं है कि इनको एक प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके। तो इसलिए क्या है, अपने घर के माहौल को हमेशा बच्चों को बच्चों के हिसाब से, माँ है, बहन है, वो चाहे हमारी है चाहे पति की है, हमें उसी तरह से डील करना चाहिए। सारे अपने हैं। कितने से परिवार होते हैं, एक मायके का परिवार है, एक ससुराल का परिवार है। सपोज करो 10-15 वहां होंगे, 10-15 ये होंगे। यदि हम 25-30 के बीच में भी अपना बैलेंस नहीं बना सकते, हम कहीं भी जॉब करेंगे वहां स्टाफ से फिर हमारी वही चलेगी, हम उनके साथ भी नहीं बना सकेंगे। कहीं आगे और पदों पर जाएंगे तो फिर हम नीचे वालों से क्या काम लेंगे, कैसे ऊपर वालों से तालमेल बिठाएंगे। तो तालमेल बिठाने का काम तो सबसे पहले परिवार में होता है। हमारे राष्ट्र की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, परिवार। परिवार से समाज, समाज से देश, देश से फिर हम विश्व की तरफ निकलेंगे। तो जब यदि यही नहीं बैलेंस कुछ बना पाए, हम आगे क्या करेंगे। हम दूसरों को बड़े बड़े दोष दे देते हैं, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। क्या है, हम खुद देखें, हमारे हिसाब से घर में हम 4 बच्चों को टाइम से उठा नहीं सकते, बड़ों को अपने हिसाब से ढाल नहीं सकते, हम उनके हिसाब से ढल नहीं सकते। तो हमें खुद को प्रयास करने पड़ते हैं और घर का माहौल इतना पॉजिटिव बन जाएगा। तो सबसे बड़ी बात तो है, हम जो भोजन बनाते हैं, यदि आप वो कुछ अच्छी सोच के साथ बनाते हो तो भोजन खाने से ही आदमी संतुष्ट हो जाता है। खाना खाते ही पता लग जाता है किस मन से खाना बनाया गया है। ठीक है, यदि आपने जलते भूनते और बस मुझे नहीं करना था नहीं की भावना से भी आप कोई काम करते हो, तो वो उसमें आपकी भावना आ जाती है, पता लग जाता है किस भाव से आज खाना बना है। तो बुजुर्ग बोले चाहे नहीं बोले, लेकिन भाई आज बहू रानी ने काम कर दिया अपना, तो सभी का मन उस दिन विचलित रहेगा। कहने का मतलब ये है। तो हम कभी भी ऐसा काम, जब काम करना ही पड़ रहा है तो हम उसको अच्छे मन से क्यों ना करें, चाहे वो कोई सा भी काम हो। भले ही आप चपाती बनाओ, भले ही आप सब्जी बनाओ, टाइम तो उतना ही लगना है। उसमें नमक मिर्च मसाला थोड़ा ढंग से डाल दिया, टाइम से प्रॉपर उसको संभाल लिया, जलने नहीं दिया, तो बस अच्छा बन गया। और यदि आपने उसको चढ़ा के छोड़े, बड़े जैसी बने, है ना, तो सारा तो सामान वेस्ट गया और सारे दिन सबका मूड स्पॉइल हुआ और खुद को कभी अच्छा नहीं लगेगा अरे आज मैंने क्या किया। बाद में आप भी पछताओगे, लेकिन वो केवल क्रोध के वश में आकर के हम जो भी गलत कार्य करते हैं, उस समय हमारा विवेक खत्म हो जाता है। इसीलिए क्रोध पे कंट्रोल करने का सबसे पहले जोर दिया गया। क्रोध जब जब आएगा, क्रोध के बाद आप जो भी कार्य करोगे, क्योंकि अब आपका विवेक का एलिमेंट ही वहां से दूर हो चुका है, और जब तक विवेक रहेगा आपके क्रोध टच नहीं कर सकता, आ ही नहीं सकता वहां पर। इन दोनों की एंट्री एक साथ नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि हम गुस्से में आकर के किसी भी तरीके, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, गृहिणी हैं, बच्चे हैं, कैसा भी माहौल हो, हर एक के कुछ ना कुछ। अब लड़कों के लिए मैं कहूंगी उनको खाना नहीं बनाना पड़ता, वो बिल्कुल फ्री है। इनके बाजार के या बाहर के काम है तो इनके वो घर के काम नहीं है, तो इनके पास वो टाइम है, वो अपना वो समय सदुपयोग करें। आपके पास जो समय आप उस हिसाब से अपना उपयोग करें। तो कभी इसको ये नहीं करना पड़ रहा इसलिए ये हो गया। दूसरों को बिल्कुल एलिगेशन या अपने आप को बहाने मत दो। करना कैसे है, समाधान ढूंढो। और जब हम समाधान ढूंढने लगते हैं तो हमें बहुत सारे खुद फार्मूले इजाद करोगे। मेरे बताने की जरूरत नहीं है कि हम ये करते हैं तो हमें किस चीज की आवश्यकता होती है। इसमें बस केवल ये प्रश्न हमारे सामने होना चाहिए, हमें चाहिए क्या, कैसे हम अपने आप को ज्यादा ऊर्जावान बना सकते हैं, कैसे हम बहुत अच्छे से, अब सबके सामने होता है मोदी जी कितना रेस्ट करते हैं, कितने काम है, कितने अधिकारियों से कैसे सारी चीजें गवर्न करानी होती है। वो भी तो एक इंसान ही है, कोई रोबोट मशीन तो है नहीं। ठीक है, तंत्र है, पर तंत्र को काम लगाए रखने के लिए, वॉचिंग करने के लिए उतना ही आपको आपको किसी से काम लेना तो आपको उतना ही एनर्जेटिक होकर खुद को रहना पड़ता है। आप यदि ढीले हैं तो आपका सिस्टम सारा ढीला हो जाएगा। आपको देख करके सारी व्यवस्था चलती है। तो इसलिए हम
और युवा एनर्जी जो होती है, जिस एज में आप हो, युवा में जो जोश होता है, उस एनर्जी को कभी भी इन बातों में, जो मैंने प्रदूषण के जो एलिमेंट बताए हैं, उनसे अपनी एनर्जी, और विशेषकर जो युवा एनर्जी कहलाती है, उसको वेस्ट मत करो, उसको पहचानो और उसकी बदौलत अपना सफलता का परचम लहराओ, और सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, टाइम टेबल कंटिन्यू नहीं हो पाता। ओके, टाइम टेबल एक तो देखो हमारे, एक मिनट, एक क्वेश्चन आया है, इसमें मैं बता दूं, फिर आपकी बात सुनती हूँ, या कह दो, कोई बात नहीं। तो बहुत अच्छी बात आई है, प्लीज वेलकम। ओके, मैंने सोचा आप इस प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो, कोई बात नहीं। टाइम टेबल जैसे मैंने आपको वैसे तो कुछ कुछ हेल्प कर दी है, कितने बजे उठना है और कितने बजे सोना है, कितने बजे घर के काम है आपके, जो जो भी है उस हिसाब से आपको लिस्ट तैयार करनी है। अब आपके जो स्वाध्याय के या पढ़ने के जो भी समय बचता है, उसमें कैसे आपको बीच में स्पोर्ट्स इवेंट रखने हैं, खाने पीने के हैं, इनको बीच बीच में ब्रेक में कैसे सेट करना है, ये प्रत्येक व्यक्ति को अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। और उसमें भी सबसे पहले उस सब्जेक्ट को लेना है जो टफ लगता है आपको, फ्रेश माइंड हमेशा उसको करो। टाइम टेबल आप यदि रूटीन बनाते हो तो आपका टाइम टेबल आवश्यक रूप से कंटिन्यू होगा, लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिनों के लिए अपने आप को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि आदत में आने में, सिटिंग में टाइम लगता है, क्योंकि वो अभी तक की आदतें नहीं है, जो अब तक की आदतें हैं वो आपको कहीं ना कहीं बीच बीच में डिस्टर्ब करती हैं। तो कुछ दिनों तक हमें इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे आदत हो जाती है, और उसको भी इंजॉय करते हुए, जैसे मैंने फार्मूले बताए, तो बोरियत नहीं होगी, तो वो भी कंटिन्यू हो जाएंगे। और कुछ पूछना चाहते हो, बताओ। आप हिंदी में बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? आप कोई बात नहीं, टूटी फूटी जैसे भी है बोलो। जी, नहीं, आपको ये तो करना ही है, जो आपने पढ़ा है वो तो करना ही है, लेकिन आप जब बीच बीच में जब पढ़ने का मूड नहीं हो, मैंने कहा तब घर का काम करे आओ। ये नहीं है कि जब आपका पढ़ने का मूड है उस समय वो स्पॉइल करें आपका। ये शायद पॉइंट मैंने पहले क्लियर किया था कि आपका जिस समय, जैसे आप 3 घंटे से लगातार पढ़ रहे हो, आप सपोज करो सुबह 7 बजे पढ़ने बैठे, 10 बजे तक पढ़ रहे हो, अब 10 बजे उठ के सब्जी भी ले आए, तो क्या हो गया? समझ रहे हो बात को? उस समय आपको कभी बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अब थके हुए थोड़ा चेंज भी हो जाता है। ये कहना चाह रही हूँ। कुछ और पूछना चाहते हो? किसी और का कोई प्रश्न हो? जी जी अगर हम उनके अंदर लग जाते हैं, और हमने जो पीछे जो डिश बनाई है उनमें लगे, वो पीछे वाले रिमूव होंगे नहीं, माइंड में बार बार वही आ रहे हैं। उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो डेटा लेटेस्ट वाले भी हमारे अपडेट रहे, तो पीछे वाले भी रिमूव हो जाए। उसका तरीका ये है, थोड़ा सा रिपीटेशन में रखना पड़ेगा, कभी कभी चीजें खोल के देखनी पड़ेंगे। रिपीटेशन में रख देंगे, वो इतने
उनको सरसरी जैसे अभी अपने छोटी क्लासों में भी कुछ पढ़ा था उसी तरीके से चीजें हैं, पढ़ पढ़ के ऐसे ही कभी कभी रिवीजन दे दो। भी लर्निंग और मेमोरी की भी तो अपनी कैपेसिटी है ना, उसके बाद बियॉन्ड तो नहीं जा सकते, वो चीजें तो आएंगी, तो उस हिसाब से हमें सिलेक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये आप खुद बैठ करके जब इन चीजों को करोगे, आज पूरी समझ नहीं आएगी, जब करोगे इन फार्मूलोज अप्लाई करोगे तो समाधान निकलेंगे, जब खुद करके देखोगे तो पता चलेगा। ठीक है, अब टाइम हो गया है मेरा, तो सभी को कर नहीं सकते, मैंने नहीं कहा करो कितने मर्जी भले ही, लेकिन आपके लिए ये उचित नहीं है कि आप सभी में अप्लाई करो। जिस जिस फील्ड में आपको इंटरेस्ट आए, जिसमें सभी में नहीं आ सकता, कोई एक ही अच्छा लगेगा, उसी को चुनो। ये था, अपनी सिलेक्ट जो करो वो बेस्ट करो। नहीं, आप दोनों कर लो, मैं ये नहीं कह रही, दो प्रश्न यही था हम साथ में कैसे करें, और एक साथ वैकेंसी आती है तब हमें दिक्कत होती है। प्रश्न ये था, उस प्रश्न का उत्तर ये था कि इससे बचने के लिए ये उपाय है। आप यदि दोनों, आप में कैपेसिटी है, आप 2 क्यों 4 कर सकते हो तो करो, लेकिन आपको दिक्कत आ रही है तो मत उलझो, एक ही अच्छे से कर लो। ठीक है, आप जब पढ़ते हो तब यहाँ पर कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं आपको? 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। आप क्लास में जब पढ़ते थे कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे? जवाब दीजिए, आप ही दीजिए, कितनों का होमवर्क मिलता था? करके ले जाते थे ना? ले जाते थे? थोड़ा सा डर रहता था, या तो इंसल्ट करेंगे टीचर, या फिर आपको बुरा लगेगा, कुछ भी चीजें हो सकती है आपके केस में ना, तो आप करके जाते थे ना। अब खुद पर कंट्रोल खुद का रखना है, अब टीचर नहीं करेंगे। अब आप खुद ही टीचर हो अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। तो जो पढ़ाया यदि उस दिन को दोबारा नहीं देखोगे, तो मैंने पहले ही कह दिया था 4 दिन बाद आपको कुछ याद रहने वाला नहीं है, फिर इस डर से पढ़ लिया करो बस। तो अपने आप एक रीडिंग ही लेके छोड़ दो, दूसरे दिन जब ज्यादा टाइम मिले सुबह जल्दी उठ के देख लो। ठीक है, इस तरह से मैनेज करनी पड़ती हैं चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मुझे बड़े शांत वातावरण में सुना, किसी प्रकार की कोई मुझे असुविधा नहीं होने दी, उसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।